प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संचार के जो विविध माध्यम हैं, उसमें भी प्रमुख जनसंचार माध्यम है, उसका सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे। इन संचार माध्यमों को हम 4 भागों में बांटते हैं मूलतः: लिखित जनसंचार माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम और इंटरनेट। आइए देखते हैं, सबसे पहला माध्यम आपका है लिखित जनसंचार माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः आपके आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जिसे हम न्यूज़पेपर या मैगजीन भी कहते हैं। भारत में प्रारंभ में नई सूचना प्रौद्योगिकी ग्रहण करने की रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन वह निरंतर बढ़ने की ओर है। सन 1950 से आज तक प्रेस, रेडियो और फिल्म की जो पहुंच, जो आज़ादी के समय 15% थी, आज लगभग 65% तक पहुंच गई है। 1970 में तो पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई। हालांकि 1975 और 77 का जो समय है, इसमें एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि उसमें आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों की आज़ादी को, स्वतंत्रता को रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मुद्रण तकनीक और रंगीन छपाई ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है। और 80 और 90 के दशक में टीवी के आने के बाद, वैसे टेलीविज़न बहुत पहले आ गया था, लेकिन टेलीविज़न प्रभावी हुआ 80 और 90 के दशक में। उसके आने के बाद समाचार पत्रों का भी रंग रूप बदला। जो समाचार पत्र पहले राजनीति पर ही केंद्रित हुआ करते थे, अब राजनीति से ध्यान हटाकर जीवन शैली, व्यवसाय और मनोरंजन की ओर भी उनका झुकाव होने लगा। समाचार पत्र समूहों ने भी अपने यहाँ टीवी स्टूडियो, टीवी कार्यक्रमों का निर्माण शुरू किया। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर भी अपने पांव आगे बढ़ाए। आज भारत सरकार ने प्रिंट मीडिया में 26% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी है। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रिंट मीडिया जो है, या जिसे हम मुद्रित माध्यम कहते हैं, वह सबसे प्रमुख और प्रभावी, जो काफी लंबे समय से कारगर था, वह आज भी जीवित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, जिसे श्रव्य माध्यम कहते हैं, जिसे हम रेडियो कहते हैं। भारत में रेडियो का समय 1923 में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में शुरू हुआ। आजादी के समय बड़े बड़े महानगरों में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। यह 20वीं शताब्दी के समाप्त होते होते लगभग रेडियो 2/3 घरों में उसकी पहुंच हो गई थी। भारतीय स्थितियों में रेडियो ने एक प्रभावशाली अपने आप को सिद्ध किया है, क्योंकि इसके प्रभाव में असाक्षर लोग भी होते हैं, और यह टीवी और फिल्म से सस्ता भी है, इसलिए बहुत लोकप्रिय हुआ। इसमें स्थानीय रेडियो स्टेशन ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कई तरह के रूप हमारे सामने आज देखने में आते हैं: सैटेलाइट रेडियो, वेब रेडियो, ब्रॉडबैंड रेडियो, विजुअल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, कैंपस रेडियो, शैक्षणिक रेडियो, एफएम रेडियो, मोबाइल रेडियो आदि आदि। इसमें इसका विस्तृत वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। संक्षेप में अपन इतना जान लें कि आप आज जब चाहें तब अपने मोबाइल में जो रेडियो सुनते हैं, जिसे हम मोबाइल फोन रेडियो कहते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार ने प्रसार भारती के अंतर्गत देश के अन्य भागों में, जहां आकाशवाणी की पहुंच ज़्यादा नहीं थी, उन क्षेत्रों में प्रसार के लिए एफएम रेडियो, जिसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर्स भी कहते हैं, उसके माध्यम से समाचारों और संगीत के माध्यम से अपना प्रसार बढ़ाया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी एफएम, आज आप टीवी में, अपने मोबाइल में आप एफएम ढूंढेंगे, कई तरह के एफएम से आपका सामना होता है। यह भी एक रेडियो का नया रूप है। कम्युनिटी रेडियो, जो क्षेत्र विशेष में वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया ये रेडियो बड़ा सशक्त सिद्ध हुआ है। इसका एक और रूप होता है, जिसे हम श्रव्य और दृश्य माध्यम कहते हैं,
जिसको हम न केवल सुनते हैं अपितु देखते भी। इसमें मुख्यतः दो विधाएं हमारे सामने आती हैं, टेलीविजन और सिनेमा। भारत में टेलीविजन या टीवी की शुरुआत 1959 में यूनेस्को की सहायता से हुई थी। उस टीवी को जिसे यूनेस्को की सहायता से शुरू किया गया था, आज हम देखते हैं कि भारत में लगभग 80% के करीब लोग इससे जुड़ गए हैं। इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इससे कहीं ज़्यादा लंबा इतिहास सिनेमा का रहा है। भारतीय फिल्मों के प्रति बहुत रुझान सारे विश्व में बड़ा लोकप्रिय है। आज भी हम देखते हैं बॉलीवुड में दुनिया में सालाना सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण होता है। भारतीय फिल्मों ने न केवल फिल्म के विकास में अपना योगदान दिया है, लेकिन आज यह अपनी प्रभावशीलता से सारे विश्व में जाना जाता है। भारत में टीवी का आरंभ, जैसा कि हम जान चुके हैं, 1959 में हुआ। सन 1960 के दशक में इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन बाद में ब्रॉडकास्टिंग के रूप में बीबीसी के मॉडल पर जिसे आधारित किया गया था, बाद में इसे अमेरिका की निजी और व्यावसायिक शैली को शुरू में नहीं अपनाया। 1970 के दशक में सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसे SITE कहा जाता है, 6 राज्यों के 2400 गांवों तक प्रसारण इसका शुरू हुआ। अमेरिकन सैटेलाइट ATS-6 के द्वारा ग्रामीण कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। ये शैक्षणिक कार्यक्रम ग्रामीण भारत के विकास के लिए थे। तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सैटेलाइट आधारित टीवी के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया। एशियन गेम्स जो 1982 में हुए, उस समय भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत हुई। 1983 में कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट INSAT का प्रारंभ हुआ। भारत के ग्रामीण विकास के लिए टीवी को एक महत्वपूर्ण हथियार माना गया और उसके विस्तार के प्रयास किए गए। टीवी के विकास के संदर्भ में उसका उपयोग अधूरा ही रह गया यदि उसमें मनोरंजन न जुड़ता, लेकिन मनोरंजन जुड़ने से ही इसका क्षेत्र और इसका प्रसार दिन दुना रात चौगुना हो गया। इसका एक और महत्वपूर्ण विधा है सिनेमा। फिल्म जनसंचार का सबसे अधिक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। यह श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसमें संचार की प्रक्रिया तात्कालिक होती है। यह माध्यम सर्वाधिक विश्वसनीय, व्यापक है। फिल्म निर्माण से पटकथा, संवाद, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, संपादन, इन सभी से ये इतना प्रभावी बना कि आज भी सभी जनसंचार के माध्यमों में यह अग्रणी है। भारत में फिल्मों के इतिहास को देखें तो आप पाते हैं कि लगभग 100 साल से पहले 1913 में पहली फीचर फिल्म बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने तैयार की थी। 1931 में पहली भारतीय फिल्म बनी और पहली पूर्ण रंगीन फिल्म 1937 में किसान बनी। उसके बाद से लेकर हिंदी सिनेमा ने कई मील के पत्थर देखे हैं और गाड़े हैं और आज कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं। सन 1980 के दशक में दूरदर्शन कुछ मनोरंजनात्मक सीरियल लेकर आया था। इससे उस समय के भारतीय समाज में टेलीविजन का रुझान बढ़ा और दूरदर्शन ने शैक्षणिक कार्यक्रमों के बजाय मनोरंजन के कार्यक्रमों के विकल्प की ओर भी लोगों का ध्यान दिया। इस विकल्प को अपनाने तथा नगरीय जरूरतों पूरा करने के लिए बाद में केबल टेलीविजन का जन्म भी हुआ। एक और महत्वपूर्ण विधा आती है इंटरनेट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत लगभग 90 के दशक में हुई थी। सर्वप्रथम सैनिक अनुसंधान नेटवर्क ERNET ने शैक्षिक और अनुसंधान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया था। ERNET भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा तथा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक संयुक्त उपक्रम था। भारत में ERNET को शुरू में काफी सफलता मिली और उसके अनेक नोड का परिचालन शुरू हुआ। लगभग 8000 से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जाने लगी। उसके बाद का इतिहास आप सब लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1995
एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे इंटरनेट सक्सेस सर्विस की स्थापना कॉमर्शियल तौर पर शुरू की। इसने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलुरु और पुणे में 6 इंटरनेट नोड स्थापित किए। उसने अमेरिका, जापान, इटली आदि देशों की इंटरनेट सेवाओं से समझौता करके देश के प्रमुख शहरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी शुरू की। और आज आप जानते हैं, भारत में शायद ही कोई गांव का कोई कोना हो जहां इंटरनेट न पहुंचा हो। आज ऐसा लगता है, पहले समय में ऐसा माना जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान आधारभूत सुविधा मानी जाती थी, लेकिन आज उनके साथ साथ ही इंटरनेट सबसे आधारभूत जरूरत बन गई है। आज इंटरनेट कई रूपों हमारे सामने आता है, चाहे वह ई ई बिजनेस या ई यूनिवर्सिटी या ई स्टडी। कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक जो दूर बैठे सिर्फ इंटरनेट के सहारे से उसका उपयोग करते हैं, वह सब ई बिजनेस माने जाते हैं। इसके अलावा डाटा कार्ड हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, केबल हैं, ये सारे जो सुविधाएं, चाहे यह जो अध्ययन का जो लेसन है, चाहे वो आप घर बैठे यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर आप देख रहे हो, कहीं न कहीं ये सब इंटरनेट का ही कमाल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में खासतौर से आज़ादी के बाद जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में मुख्यतः 4 माध्यम ही सर्वाधिक प्रभावी रहे हैं। पहला समाचार पत्र, दूसरा रेडियो, तीसरा टीवी और सिनेमा और चौथा इंटरनेट। धन्यवाद।